रात के 12 बजने को आ रहे थे और प्रेरणा के कान दरवाजे पर लगे थे। कमरे की खिड़की से बार बार प्रेरणा बाहर झांक कर देख रही थी। घर में सब लोग सो रहे थे और वो अपने पति रजनीश का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, प्रेरणा की घबराहट बढ़ रही थी। उसने कई बार मैसेज भी चेक किया, लेकिन रजनीश की कोई खबर ही नहीं थी। जब 1 बजने को आया तो दरवाजे पर रजनीश की गाड़ी आकर रुकी। खिड़की से गाड़ी को देखते ही प्रेरणा दरवाज़ा खोलने भागी। जैसे ही रजनीश गाड़ी लॉक करके अंदर आया तो प्रेरणा बोली, रजनीश, घड़ी में टाइम देख रहे हो? मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, आखिर कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारी वजह से अभी तक भूखी बैठी हूँ। रजनीश चिल्लाते हुए सोफे पर बैठकर पीछे सिर टिकाकर बोला, अरे घर में आते ही शुरू हो गई। पूछ तो लो कि मैं अब तक क्या कर रहा था। तुम्हें तो अपने खाने की पड़ी हुई है। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो प्रेरणा घबरा गई और बोली, हाँ तो कहाँ थे तुम? मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो रजनीश ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रेरणा, ऑफिस में सब गड़बड़ चल रहा है। बॉस ने अभी तक बैठा कर रखा था। अकाउंटेंट के साथ हर एक अकाउंट खुद चेक करना पड़ा। फिर तो प्रेरणा तुरंक गई। ये तो तुमने मुझे कल भी कहा था। आखिर कितने दिन चलेगा ये? ना कोई फ़ोन करते हो ना मैसेज, और मैं यहाँ पागलों की तरह खाने की टेबल पर तुम्हारा इंतज़ार करती रहती हूँ। फिर तो रजनीश झटके से उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे के करीब आकर उंगली दिखाते हुए बोला, मुझे तुम्हारे खाने से ज़्यादा ज़रूरी और भी काम होते हैं, समझी? मैं खाना खाकर आया हूँ, तुम अपना खाना खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ। अपने लिए रजनीश की ऐसी बेफिक्री देखकर प्रेरणा का मन रोने लगा। प्रेरणा ने अगले ही पल कमरे की तरफ जाते हुए रजनीश का हाथ पकड़ लिया। नहीं रजनीश, आज मुझे पूछना है, क्योंकि ये रोज हो रहा है। रात के 1 बजे तक ऑफिस में ऐसा कौन सा अकाउंट देख रहे हो तुम? रजनीश ने तुरंत प्रेरणा के गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, मैं तुम्हें जवाब देने नहीं बैठा हूँ प्रेरणा। जिस खाने की बात कर रही हो ना, वो कितनी मेहनत से आता है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इतनी रात तक काम करने में मुझे मज़ा आ रहा है? तुम क्या जानो मेरी टेंशन। बेशक प्रेरणा थप्पड़ खा चुकी थी, मगर रजनीश की बातों से लगा कि वो वाकई परेशान है। घर गाल पर हाथ रखे खड़ी प्रेरणा धीरे से बोली, रजनीश, मुझे भी चिंता है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। लेकिन रजनीश उसकी बात पर ध्यान दिए बिना कमरे में चला गया और कपड़े बदल कर लेट गया। प्रेरणा ने उसके जाते ही डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। उसने रोते हुए धीरे धीरे सारा खाना उठाकर रसोई में रखा और कमरे में आ गई, मगर तब तक रजनीश सो चुका था। वह बिस्तर पर लेटी तो उसे एक अजीब सी महक आई और उसे समझते देर नहीं लगी। उसका दिल तुरंत रजनीश के लिए परेशान हो गया कि आखिर ऐसी क्या बात है जो रजनीश को ऐसा करना पड़ रहा है। कहीं रजनीश किसी मुसीबत में तो नहीं है। तभी उसे अपनी सासू माँ का ख्याल आया कि दोनों माँ बेटी कमरे में कैसे बेफिक्री से सो रही हैं। उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता कि बेटा किसी परेशानी में है। अगले दिन रोज की तरह सुमित्रा जी ने नाश्ता करते हुए रजनीश से कहा, रजनीश, कल भी तुम रात को देर से आए थे, सब ठीक तो है ना? रजनीश ने नाश्ता करते हुए धीरे से कहा, हाँ बस काम ज़्यादा है। और सुमित्रा जी उसके इसी जवाब से संतुष्ट होकर अपनी बहू प्रेरणा को ताना देने लगी, दिन रात मेहनत कर रहा है मेरा बेटा, आखिर किसके लिए? एक ये महारानी है जो तादर चादर तान कर सो जाती है। तू तो घर में आराम से रहती है। ज़रा मेरे बेटे से पूछ, 4 पैसे कैसे आते हैं? फिर तो रजनीश की बहन शालिनी भी तुरंत अपनी माँ के सुर में सुर मिलाकर कहती, सही बात है मम्मी, भैया पर काम का बहुत प्रेशर है, भाभी को तो शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता। दोनों की इस बात से प्रेरणा तिलमिला गई। वह रजनीश को पराठा देने आई तो उसके चेहरे पर गुस्से को देखकर सुमित्रा जी बोली, गुस्से से क्या देख रही है? एक मेरा बेटा ही तो है जो घर संभाल रहा है और बहन की शादी के लिए तैयारी भी कर रहा है। रजनीश सब सुन रहा था, मगर उसकी पत्नी को दिए जाने वाले ताने से उसे तो कोई मतलब ही नहीं था। प्रेरणा ने एक दिन रजनीश से कहा, रजनीश, तुम रोज़ देर से आते हो और तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे काम के दबाव के ताने मुझे देती है। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो तुम्हारे लिए रात को 1 बजे तक जागती हूँ ना, जबकि मुझे सुबह 6 बजे उठना होता है। क्या मेरा आराम और मेरी नींद खराब नहीं हो रही? ये दोनों तो आराम से सो जाती हैं और सुबह उठकर शुरू हो जाती हैं। रजनीश ने सख्त आवाज़ में जवाब दिया, देखो प्रेरणा,
मुझे तुम्हारी इन बातों से बड़ी मेरी परेशानी है। जब तक वो हल नहीं हो जाती ऐसे ही देर से आऊँगा। ये सुनकर तो प्रेरणा का दिल बैठ गया। कई दिन से देर रात तक जाग रही प्रेरणा को सुबह उठना पड़ता था और दिन में भी 1 घंटे से ज़्यादा सुमित्रा देवी उसे सोने ही नहीं देती थी। इस कारण नींद पूरी ही नहीं हो पा रही थी। तो रजनीश का इंतज़ार करते करते प्रेरणा को नींद आने लगी। उस दिन वह खिड़की पर बैठी रही। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई। रात को 12:30 बजे रजनीश ने डोरबेल बजाई, मगर प्रेरणा गहरी नींद में थी। तो रजनीश ने अपनी माँ को फ़ोन किया। सुमित्रा जी और शालिनी तो गहरी नींद में सो चुके थे, मगर फ़ोन की आवाज़ से उठे और जाकर दरवाज़ा खोला। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही तो सुमित्रा देवी शुरू हो गई। बताओ कैसी बीवी है ये? पति बाहर है और ये घोड़े बेचकर सो रही है। इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती है? इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ये लापरवाह है। रजनीश चुपचाप अंदर आया तो पीछे से सुमित्रा जी बोली, बेटा खाना लगा दूँ क्या? तो रजनीश ने कहा कि नहीं मम्मी, मैं खा कर आया हूँ, आप जाकर सो जाओ। अगले दिन तो जैसे ही सुमित्रा देवी सोकर उठी तो सोफे पर बैठते ही शुरू हो गई। मेरा बेटा इतनी रात को आया और तू सो रही थी महारानी? पति की कोई फिक्र है या नहीं? खाना कौन देगा उसे, पानी कौन देगा? लेकिन तू तो हर बात से बेफिक्र होके सो गई। तो प्रेरणा ने उनके सामने चाय रखते हुए कहा, मम्मी जी मैं तो कई दिन से रात को 1 बजे तक जागती हूँ, उनके आने तक, और सुबह 6 बजे उठना होता है तो नींद पूरी ही नहीं हो रही थी, इसीलिए आँख लग गई। और खाना तो रात मैंने भी नहीं खाया क्योंकि इनका इंतज़ार था। प्रेरणा का इतना कहना था, सुमित्रा देवी को चुभ गया। सो तो जाती है दिन में तो नींद पूरी क्यों नहीं होती तेरी? तभी शालिनी भी बोल पड़ी, भाभी मान भी लो, आपको ज़्यादा सोने की आदत है। दोनों की बात सुनकर प्रेरणा कोयले की तरह दहक गई, लेकिन उसने बहस करना सही नहीं समझा और जाकर अपने काम में लग गई। दोपहर में जो कपड़े धोने लगी तो रजनीश की पैंट की जेब से एक बिल गिरा। उसे उठाकर जैसे ही प्रेरणा ने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उसके दिल ने कहा, शक की क्या बात है प्रेरणा, तेरी आंखों के सामने सबूत है कि रजनीश को रोज़ देर क्यों हो जाती है। प्रेरणा ने उस बिल को संभाल कर अलमारी में रख लिया और जब रोज़ की तरह रजनीश रात को 1 बजे आया तो प्रेरणा ने रोज़ की तरह खाने के लिए नहीं पूछा, बल्कि सख्त आवाज़ में फट पड़ी, कहाँ से आ रहे हो रजनीश? रजनीश ने बिना नज़र मिलाए कहा, ये कैसा सवाल है प्रेरणा, और कहाँ से आऊँगा? ऑफिस से आ रहा हूँ यार, बुरी तरह थकान हो रही है। फिर तो प्रेरणा ने अपनी मुट्ठी में दबा हुआ वह बिल उसकी आंखों के सामने लहरा कर कहा, हाँ बार में जाकर बहुत थक जाते होंगे तुम। मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब तुम्हारे पास से महक आ रही थी। उस बिल को देखकर तो रजनीश के होश उड़ गए और चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन संभलने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छा ये बिल? प्रेरणा, ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जिनके साथ वहाँ जाना पड़ता है और थोड़ा बहुत लेना भी पड़ता है। रजनीश ने प्रेरणा को बहकाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन प्रेरणा और भी गुस्से में बोली, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो रजनीश, मेरे पीठ पीछे कुछ और हो रहा है। रजनीश ने आंखें लाल करते हुए कहा, इतनी रात को मैं तुम्हारे साथ बैठ कर बात करके दिमाग खराब नहीं कर सकता, तुम्हें समझाना ही बेकार है। कहकर रजनीश कपड़े बदल कर तुरंत बिस्तर पर लेटते ही सो गया। रजनीश का जवाब प्रेरणा को संतुष्ट नहीं कर पाया था। उसका दिमाग तो बार बार यही कह रहा था कि आखिर रजनीश बाहर क्यों जा रहा है। अगले दिन रविवार था और प्रेरणा रोज की तरह अपने काम कर रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा था। उसके सन्नाटे को भांपते हुए रजनीश ने नाश्ते की टेबल पर कहा, मम्मी आजकल क्या बताऊं, ऑफिस में कितनी टेंशन है, रोज़ रात को देर हो जाती है, कितना घाटा चल रहा है, इस महीने की तनख्वाह का भी पता नहीं। मैंने अपनी कंपनी के शेयर लिए थे, लेकिन कंपनी तो डूब रही है। अब इसे बचाने के लिए रोज़ रात को अकाउंट्स लेकर बैठना पड़ता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। 6 महीने बाद शालिनी की शादी भी है। यह सुनकर तो सुमित्रा देवी जोर जोर से बोलने लगी, हे भगवान, अब क्या होगा, शालिनी की शादी कैसे होगी, किस किस को क्या क्या जवाब दूंगी मैं। कहते कहते सुमित्रा देवी ने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया। रजनीश तिरछी नज़रों से प्रेरणा को देख रहा था, लेकिन प्रेरणा कुछ नहीं बोली। लेकिन सुमित्रा जी उस पर टूट पड़ी, ये देखो कैसे खामोश है, इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसे तो बस अपने मायके की चिंता रहती है। इसे क्या फ़र्क पड़ता है कि नंद की शादी कैसे होगी।
सब कुछ मेरा बेटा करे और मलाई ये खाए। 6 महीने से हो गए रजनीश तेरी शादी को, तभी से जाने क्या हो रहा है। शालिनी भी तुरंत बीच में कूद पड़ी। हाँ मम्मी, कुछ लोग ऐसी किस्मत लेकर आते हैं और किसी किसी के कदम तो अच्छे ही नहीं होते। ऐसा कहकर उसने प्रेरणा को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। फिर तो प्रेरणा रह नहीं पाई। कुछ भी बोल रही हो शालिनी, गलती कभी कभी इंसान की भी होती है। तुम्हें क्या पता तुम्हारे भैया ऑफिस में किस तरह का क्या काम करते हैं, और किसी के आने से घर में परेशानी का क्या मतलब। आज के ज़माने में कैसी बातें कर रही हो तुम। ये सुनते ही सुमित्रा जी आग बबूला हो गई। अच्छा, तो क्या मेरे बेटे को कामचोर नकारा बोल रही है? खुद से तो घर संभलता नहीं, मेरे बेटे पर उंगली उठा रही है। अरे जब से तू आई है मेरे बेटे का बिजनेस डूब गया। अगर ऐसा ही रहा तो पता नहीं शालिनी की शादी कैसे होगी। तो मनहूस कौन हुआ, तू ही ना। सब आपस में भिड़ रहे थे, मगर रजनीश चुपचाप बैठा था। ये सुनकर प्रेरणा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो रसोई में जाकर बड़बड़ाने लगी। दिन रात काम करती हूँ इनके घर में और चैन पल भर का भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ही मनहूस हूँ। ये तो मुझे इंसान नहीं बल्कि काली बिल्ली समझ रहे हैं। बड़बड़ाते हुए उसकी आंखें रो रही थीं। कुछ देर में उसे अपने कदम भारी लगने लगे। वह कमरे में जाकर रोने लगी और जैसे ही रजनीश कमरे में आया तो वह गुस्से से बोली, रजनीश, तुम्हारे ऑफिस का नुकसान का ठीकरा मुझ पर क्यों फोड़ा जा रहा है? तुम्हारे सामने उन्होंने मुझे मनहूस कह दिया और तुम चुप बैठे रहे। तुम क्या मुझे ताने सुनाने के लिए शादी करके लाए थे? लेकिन रजनीश ने उसके आंसू पोंछने की बजाय उल्टा उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारी बकवास का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं पहले ही ऑफिस की परेशानी से जूझ रहा हूँ और तुम अपना ड्रामा लेकर बैठ गई हो। अरे ये हर घर में होता है, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। प्रेरणा को तो हमदर्दी की उम्मीद थी, मगर ऐसा जवाब सुनकर वह उसको फटी आंखों से देखने लगी। लेकिन रजनीश शर्ट पहनकर बाहर चला गया। जिस तरह से रजनीश ने गुस्से में दरवाजे में हाथ मारा, उसे देखकर शालिनी ने तभी जुबान में अपनी माँ से कहा, देख रही हूँ मम्मी, इससे तो अपना पति भी नहीं संभलता, घर क्या संभालेंगी। शादी के 6 महीने में देखो क्या हाल हो रहा है। फिर तो सुमित्रा जी दिमाग पर जोर देकर बोली, इस महारानी की वजह से कहीं मेरी इज्जत ना खराब हो जाए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत पंडित जी को फ़ोन लगाया। पंडित जी, जब से बहू आई है पता नहीं घर में क्या क्या हो रहा है, आप कुछ करो कि मेरी बेटी की शादी सही से हो जाए। अंधविश्वासी सुमित्रा जी से पंडित ने भी कह दिया, किसी किसी के कदम अच्छे नहीं होते सुमित्रा जी, मैं तो कहता हूँ आप पूजा पाठ करवा लो। कमरे से बाहर निकल रही प्रेरणा ने सुन लिया तो उसका दिल भारी सा हो गया। गलती तो मेरी है जो मैं इस घर में आई, इसमें अंधविश्वास की क्या बात है। तुम लोग ही मेरे लिए अच्छे नहीं हो। कुछ दिन बाद पंडित जी ने घर में भारी पूजा पाठ करवाया, जिसमें सुमित्रा जी ने हजारों रुपए खर्च कर दिए और अच्छी खासी मोटी रकम पंडित जी को दक्षिणा में देते हुए बोली, पंडित जी अब आशीर्वाद दो कि सब ठीक हो जाए। और फिर प्रेरणा को देखते हुए बोली, और मेरे घर में जिसके भी कदम मनहूस है ना, उसकी मनहूसियत दूर हो जाए। यह सुनकर प्रेरणा तिलमिला उठी और पंडित जी लालची नजरों से उस मोटी दक्षिणा को देखकर बोले, अरे बहन जी, अब तो बस आपके घर में तरक्की ही होगी, मनुष्यत तो दूर दूर तक नहीं रहेगी। लेकिन उस रात को रजनीश ने घर आकर कहा, मम्मी कंपनी बंद हो रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर तो सुमित्रा जी का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। अरे आज ही तो घर की शांति के लिए पाठ करवाया था, इतना पैसा खर्च किया था, मगर ये खबर मिल रही है तेरी बीवी है इसके पीछे। उन्होंने बौखलाते हुए प्रेरणा को देखकर कहा तो प्रेरणा रो पड़ी। उसने गुस्से में कहा, मम्मी जी, इसके पीछे आपके बेटे की गलती है, उसका इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। बहुत दिन से सुन रही हूँ कि कदम मनहूस है, अगर मेरे ये कदम बाहर निकल गए ना तब पता चलेगा कि कौन मनहूस था। प्रेरणा का ऐसा कहना सुनकर सुमित्रा जी को आग लग गई। उस दिन प्रेरणा रसोई का सारा काम छोड़कर बिस्तर पर जाकर लेट गई और कुछ देर बाद रजनीश ऑफिस के किसी आदमी से मिलने की बात कहकर घर से चला गया। कुछ देर बाद प्रेरणा उठी तो देखा कि दोनों माँ बेटी तो कमरे में हैं और रजनीश कहीं नहीं है। रात के 11 बजने को आ रहे थे। उसने फ़ोन किया मगर कॉल रिसीव ही नहीं हुई। वह इधर से उधर परेशान होकर रजनीश का इंतज़ार कर रही थी। आज मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए कि ये चल क्या रहा है, इस वक्त ऑफिस का कौन सा आदमी मिलने आया है। तभी उसने खिड़की से देखा कि बाहर गाड़ी रुकी है। प्रेरणा तुरंत दरवाज़ा खोलने गई, मगर उससे पहले ही उसे शालिनी के फुसफुसाने की आवाज़ आई।
उसने ध्यान दिया तो ये आवाज़ सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। उसने छत की तरफ जा रही सीढ़ियों में झांक कर देखा तो हैरान हो गई। शालिनी धीरे धीरे फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? प्लीज़ मेरे फ़ोटो कहीं मत डालना। तो उधर से आवाज़ आई, क्यों नहीं डालूं तुम्हारे फ़ोटो? तुमने मेरा कितना इस्तेमाल किया, कितने गिफ्ट लेती रही और कितना पैसा खर्च करवाती रही, और शादी कहीं और कर रही हो क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा पैसे वाला है। ये सुनकर तो प्रेरणा के होश उड़ गए। उसने सोचा कि ये है इस नंदरानी की सच्चाई। मुझे मनहूस कह रही थी और खुद के कदम तो देखो। उसके मन में आया कि अभी के अभी जाकर सासू माँ की आंखें खोलती हूँ। लेकिन तभी डोरबेल बज गई तो वह तुरंत दरवाज़ा खोलने चली गई और शालिनी भी जल्दी से अपने कमरे में बंद हो गई। दरवाज़ा जैसे ही खोला तो रजनीश झूलते हुए अंदर आया। उसके मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। तुम्हें घर की इज्जत की परवाह है या नहीं? मोहल्ला देखेगा तो क्या कहेगा? रजनीश ने तुरंत उसका मुंह पकड़कर भींचते हुए कहा, मुंह तोड़ कर रख दूंगा अगर ज़्यादा मुंह चलाया। अपना काम कर और जाकर सो जा। रजनीश के इस बर्ताव से तो प्रेरणा का दिल कांच की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। ये तो सरासर उसके आत्मसम्मान पर चोट थी कि उसका पति उस पर हाथ उठाए। मन में तो आया कि अभी हंगामा कर दे, लेकिन उसने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह 5 बजे उसकी आंख लग गई, लेकिन 6 बजे सुमित्रा देवी जोर जोर से दहाड़ते हुए उसके कमरे में घुसी चली आई। हाय रजनीश, ये क्या हो गया? रोती दहाड़ती सुमित्रा जी की आवाज़ सुनकर रजनीश तुरंत उठ गया और प्रेरणा भी घबराकर बिस्तर से खड़ी हो गई। लेकिन सुमित्रा जी ने तुरंत प्रेरणा के बाल पकड़कर कहा, कितने मनहूस कदम है इसके। पहले तेरा बिजनेस डूब गया और आज तो सुबह सुबह ऐसी खबर मिली है कि मन कर रहा है कि इसका गला दबा दूं। सामने खड़ी शालिनी भी रो रही थी। तो रजनीश ने चौंक कर पूछा, अरे क्या हुआ सुबह सुबह? तो सुमित्रा देवी आग बबूला होते हुए बोली, लड़के वालों का फ़ोन आया है, उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उन्हें पता चल गया होगा कि तेरा बिजनेस डूब गया है। यह सुनकर तो रजनीश ने माथे में हाथ मार दिया और प्रेरणा खुद को छुड़ाते हुए सासू माँ को जोर से झटका देकर बोली, अपनी बेटी से पूछो इसका रिश्ता क्यों टूटा है। ये सुनकर तो रजनीश और सुमित्रा जी हक्के बक्के होकर उसको देखने लगे। सुमित्रा जी तमतमाकर बोली, इससे क्यों पूछूं? तो प्रेरणा बोली, चक्कर चल रहा था क्योंकि आपकी बेटी का उसके पास इसके पर्सनल फ़ोटो हैं। उसने कहीं इसके ससुराल भेज दिए होंगे जिससे इसका रिश्ता टूट जाए। मुझे भी तो कल रात पता चला जब ये फ़ोन पर रोती हुई बात कर रही थी। फिर तो दोनों माँ बेटे हैरान हो गए, लेकिन शालिनी ज़ोर से चीख पड़ी, भाभी ये क्या फालतू इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पर? देख रही हो मम्मी कितना झूठ बोल रही हैं ये। फिर तो सुमित्रा देवी ने प्रेरणा की कलाई कसकर पकड़ ली। मेरे बेटे के बिजनेस का क्या जो तेरी वजह से डूब गया, और अब मेरी बेटी की शादी भी टूट गई, ऊपर से मेरी बेटी पर गंदा इल्ज़ाम भी लगा रही है। ये सुनकर तो प्रेरणा अपनी कलाई छुड़ाते हुए हंसी। आपका बेटा हर रोज़ बार में जाकर पैसे उड़ाएगा तो बिजनेस का क्या होगा? मेरे पास तो उस जगह के बिल हैं जहाँ इसने हज़ारों रुपए उड़ा दिए, और मनहूस मुझे बोल रही हो। फिर तो प्रेरणा ने दोनों माँ बेटी के सामने बार के बिल रख दिए और मोबाइल में एक वीडियो ऑन करते हुए बोली, देखिए अपनी बेटी की करतूत। फिर तो प्रेरणा ने तुरंत अपने मोबाइल से उसका वीडियो दिखा दिया जब वह सीढ़ियों में बैठकर बात कर रही थी। ये देखकर तो माँ बेटे के होश ही उड़ गए। अब तो सुमित्रा देवी पर जैसे मानो ठंडा पानी पड़ चुका था। एक तरफ बेटे का कारनामा तो दूसरी तरफ बेटी की करतूत। प्रेरणा ने दहाड़ते हुए कहा, आपको समझ में आ गया है या कोई और सबूत चाहिए? अब तो सुमित्रा जी नज़र झुकाकर खड़ी थी और रजनीश भी नज़र मिला नहीं पा रहा था। सुमित्रा जी ने पहले तो शालिनी के गाल पर थप्पड़ मारा और फिर रजनीश को देखते हुए बोली, तूने घर बर्बाद कर दिया रजनीश। मैं तो सोचती थी कि मेरे बेटे से मेहनती कोई नहीं, मगर तू तो अपनी रातें कहीं और बिता रहा था। मैं बहू को मनहूस कह रही थी, मगर मनहूस तो तुम दोनों हो। फिर तो सुमित्रा जी माथा पकड़कर रोने बैठ गई और प्रेरणा ने उसी वक्त सूटकेस में सामान रखकर कहा, जिस आदमी ने मुझसे इतना झूठ बोला, मुझ पर हाथ उठाया, जिसने कभी मेरी इज्जत ही नहीं की और जिसके घर में मुझे हमेशा मनहूस कहा गया, मैं वहाँ नहीं रह सकती। प्रेरणा जाने लगी तो सुमित्रा जी रोकने लगी, बहू तू तो मत जा, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। लेकिन प्रेरणा ने रजनीश को देखकर कहा, आपका बेटा भी तो इस लायक होना चाहिए कि मैं रुक जाऊं।
फिर तो सुमित्रा जी के पास कोई जवाब ही नहीं था और प्रेरणा चली गई। आज पछताने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। रजनीश नज़र झुकाकर बैठा था और शालिनी खड़ी रो रही थी।